everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 12th history chapter 9 Kings and Chronicles, शासक और इतिवृत्त अध्याय 9 के पार्ट 2 का आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो तैयार है, आशा है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं द आइडियल किंगडम, द आइडिया ऑफ आइडियल किंगडम, जो कि डिफरेंट क्रॉनिकल्स जो हैं उसमें मुगल एम्पायर को एक आइडियल किंगडम के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है। कोर्ट क्रॉनिकल्स ड्रू अपॉन मैनी सोर्सेज टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। बहुत सारे क्रॉनिकल्स हैं जो ये दर्शाते हैं, बताते हैं कि ये जो मुगलों को पावर मिला है रूल करने का, ये भगवान डायरेक्टली गॉड से उन्हें ट्रांसफ़र हुआ है, गॉड ने उन्हें ये पावर दिया है। और उसके पीछे एक कहानी है, वन ऑफ द लीजेंड्स द नरेटेड। इसके पीछे जो एक कहानी इन क्रॉनिकल्स में दी हुई है वो ये है कि एक मंगोल क्वीन अलंका थी, who was impregnated by a ray of sunshine while resting in her tent। जो कि अलंका नाम की जो रानी थी वो अपने टेंट में रेस्ट करते हुए सूर्य की एक किरण की वजह से प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि उसके सिर के चारों तरफ एक डिवाइन लाइट हमेशा रहती थी, एंड पासिंग इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये लाइट हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती रही। तो अलंका नाम की मंगोल रानी को सूर्य की किरण द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी चारों तरफ जो है सिर के चारों तरफ एक रोशनी थी, एक हैलो था। तो वो रोशनी जो है फिर ट्रांसफ़र होती रही, और यही मंगोल जो है मुगलों से संबंधित है। तो ये जो डिवाइन लाइट है मंगोल से मुगलों को भी प्राप्त हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग, हु देन बिकेम द सोर्सेज ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स। और इस विचार के अनुसार ये जो डिवाइन रोशनी है, ये पवित्र रोशनी जो है वो राजा को ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि राजा बनने के बाद अपने सभी फॉलोवर्स के लिए, अपने प्रजा के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाता है। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने की वजह से उसको ईश्वर द्वारा जो है ये डिवाइन लाइट प्रदान की गई है। ये विचार जो है ये क्रॉनिकल्स बताते हैं। मुगल पेंटिंग्स ट्रांसमिटेड दीज आइडिया इन अ वे दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ व्यूवर्स। मुगल पेंटिंग्स में इस आइडिया को बहुत ही अच्छी तरह से पेंटर्स ने पेंट किया है, और वो जो चित्र है देखने वाले दर्शकों या जो भी इन क्रॉनिकल्स को पढ़ने वाले विचार है स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक परमानेंट इफेक्ट पैदा करते थे, क्योंकि इन पेंटिंग्स को इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था। मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिगिन टू पोर्ट्रे एम्परर्स वीयरिंग द हैलो। 17th सेंचुरी के बाद जो मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने एम्परर, राजाओं के सिर के चारों तरफ हैलो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हैलो का मतलब ये सूर्य सिर के चारों तरफ रोशनी दिखाने वाला सर्कल जो है वो बनाना शुरू कर दिया, विच दे सा ऑन यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्जिन मैरी टू सिंबलाइज द लाइट ऑफ गॉड। और ऐसा जो चित्रण है उन्होंने क्रिश्चियन ईसाई पेंटिंग्स को देखकर सीखा था, या उनसे एक तरह से कॉपी किया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट और वर्जिन मैरी जो है उनके सिर के चारों तरफ इस तरह की एक डिवाइन लाइट को क्रिश्चियन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। तो इन मुगल पेंटर्स ने भी क्या किया, अपने राजाओं के चित्रों में उनके सिर के चारों तरफ इस तरह से हैलो बनाना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से एक डिवाइन लाइट राजाओं के चारों तरफ दिखाई जाने लगी थी। अब मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप, मुगलों का जो ये विचार था बंधुता का, वो किस प्रकार का था। द ऑफिशियल क्रॉनिकल्स लाइक अकबरनामा प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड। अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा है, उसमें उसने इस तरह की चीज़ को बताया है कि ये जो डिवाइन लाइट गॉड से प्राप्त हो रही है, भगवान से, ईश्वर से जो प्राप्त हुई है, वो डायरेक्टली मुग़ल शासकों को प्राप्त हुई है। और इसमें ये मुग़ल शासक जो है सबसे ऊंचे स्तर पर रहेंगे, बाकी लोग उनके अंडर में रहेंगे। इस तरह के विचार को इस अकबरनामा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन ईच एंड एवरी मुगल पेंटिंग्स द डिवाइन लाइट हैज़ बीन शोन जस्ट बिहाइंड द हेड ऑफ द एम्परर। जितनी भी मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें राजा के सिर के जस्ट पास में ही, उसके जस्ट पीछे की तरफ एक
रोशनी को दिखाया गया, हेड के सिर के चारों तरफ एक रोशनी को प्रतिबिंबित किया गया, और इससे आसानी से ये भी पहचान में आता था कि कौन सा जो है इनमें से मुगल शासक है। द मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी बिगेन टू पोर्ट्रे एम्परर्स वियरिंग द हैलो, और 17th सेंचुरी के बाद ही राजाओं के सिर के चारों तरफ इस तरह का एक सर्कल हैलो के रूप में बनाया जाने लगा था। द मुगल क्रॉनिकल्स ऑल्सो नैरेट्स द एम्पायर एज अ यूनिफाइंग फोर्स वेयर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी लिविंग इन हार्मनी। इन मुगल क्रॉनिकल्स ने इस हैलो के साथ साथ, इस डिवाइन लाइट के साथ साथ ये भी अपने इन क्रॉनिकल्स में दिखाया है, दर्शाया है कि मुगल एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जहाँ पर विभिन्न तरह के डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर, ठीक है, प्रेम से आपस में रहते हैं। तो मुगल एम्पायर एक यूनिफाइंग सोर्स है, उन सबको जोड़ने वाला एक तत्व है जहाँ पर सभी विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। द आइडिया ऑफ सुलह कूल वॉज इम्प्लीमेंटेड टू स्टेट पॉलिसीज टू, और ये जो सुलह कूल का विचार था, जहाँ विभिन्न धर्मों को जोड़ने और उनका मिलकर रहने का, बंधुता का, किंगशिप का, वो सुलह कूल की पॉलिसी द्वारा जो है स्टेट पॉलिसी के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। और यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मुगल शासकों को जो है अन्य लोगों के साथ मिलते हुए दिखाया गया है, और साथ ही साथ नीचे शेर और बकरी। मगर मुगल एम्पायर, मतलब ये पेंटिंग ये बताती है कि मुगल एम्पायर में शक्तिशाली और गरीब सब लोग मिलकर आपस में एक साथ मिलकर रहते थे, वहाँ पर उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव या दुश्मनी नहीं थी। मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट द एम्पायर एज कंप्राइजिंग many different ethnic and religious communities, Hindus, Jainas, Zoroastrians and Muslim। मुगल क्रॉनिकल्स ने ये बताया है कि ये जो मुगल एम्पायर है विभिन्न तरह के धार्मिक और जाति समूह से मिलकर बनी है, जिसमें अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदूज, जैना, जोरास्ट्रियन और मुस्लिम लोग हैं। एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, और इन सब के सोर्स के रूप में, शांति और स्थायित्व के प्रतीक के रूप में राजा जो है इन सभी धार्मिक और जाति समूह से ऊपर है। मीडिएटेड अमोंग दैम एंड एंश्योर्ड दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड, और यही एम्परर जो है, शासक जो है, वही क्या है, इन सब के बीच में मध्यस्थता करता है, इन सभी जाति समूह के बीच में, और कोशिश करता है कि सभी जातियों के बीच में शांति और न्याय जो है वो बना रहे। Abul Fazl described the ideal of Sulh Kul absolute peace as the cornerstone of enlightenment rule, ठीक है, enlightened rule। अबुल फजल ने इस सुलह कूल की नीति को, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस, सुलह कूल वर्ड जो है उसका मतलब है पूर्ण शांति, ठीक है, इस एब्सोल्यूट पीस की नीति को अबुल फजल ने जो है वो एक बहुत अच्छे शासन की विशेषता बताया है। इन सुलह कूल ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सुलह कूल की नीति के अंतर्गत सभी तरह के धार्मिक संप्रदायों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बट ऑन कंडीशन, वो सभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स, कि वो न तो राजा के किसी आदेश की अवहेलना करेंगे और न ही आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अगर कोई भी कम्युनिटी है वो धार्मिक स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहता है, तो दो कंडीशंस रहती थी, एक तो उसे राजा या शासन सरकार की आदेशों की पालना करनी है, और दूसरा जो है आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं है। द आइडियल ऑफ सुलह कूल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। सुलह कूल के विचार को राज्य की नीतियों के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया। नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वॉज ए कंपोजिट वन कंप्राइजिंग। अब मुगलों के अंदर में जो वर्ग था, प्रबुद्ध वर्ग था, उसमें सभी तरह की जातियों के समुदायों के लोग उसमें शामिल थे, जिसमें ईरानीज थे, तुरानीज थे, अफगान्स थे, राजपूत थे, दक्खनीज थे या दक्षिणी भारत के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। ऑल ऑफ हुम वर गिवन पोजीशंस एंड अवार्ड्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज एंड लॉयल्टी टू किंग। और सभी तरह के इन अलग अलग जाति धर्म के लोगों को मुगल दरबार में जो स्थान दिया गया था वो उनकी मुगलों के प्रति सेवा और साथ ही साथ राजा के प्रति उनके जो है स्वामी भक्ति के आधार पर दिया गया था। यानी जो भी मुगलों के प्रति वफादार रहेगा और मुगल साम्राज्य की सेवा करेगा उसे दरबार में बिना किसी जाति भेद के ऊंचे से ऊंचे पद दिया जाएगा। इस तरह की पॉलिसी जो है मुगल दरबार में अपनाई गई थी। फर्दर अकबर एबोलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1563। इस सुलह कुल की नीति के अंतर्गत ही अकबर ने 1563 में जो एक
तीर्थ यात्रा कर था उसे हटा दिया, और 1564 में उसने जिजिया जो टैक्स था जो हिंदुओं से या नॉन मुस्लिम्स प्रजा से वसूला जाता था, ये दोनों उसने धार्मिक भेदभाव वाले कर जो है वो भारत में से मुगल साम्राज्य में से हटा लिए थे। इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर ऑफ द एम्पायर टू फॉलो द प्रिसेप्ट ऑफ सुलह कुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जितने भी साम्राज्य के अलग अलग राज्यों के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको यह आदेश दिया गया था कि वो सुलह कुल की नीति का अपने प्रशासन में उपयोग करें, यानी किसी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव न करें, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें, इस तरह के आदेश जो है वो दिए गए थे। तो इस तरह से ये इस मुगल साम्राज्य में यूनिफाइंग फोर्स था। सुलह कुल की नीति जो है सभी जाति धर्मों के लोगों को जोड़ने वाली एक नीति अपनाई गई थी। All Mughal emperors gave grants to support the building and maintenance of places of worship. सभी मुगल शासकों ने, ठीक है, धार्मिक भवनों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए डोनेशंस या दान दक्षिणा प्रोवाइड कराई जरूरत पड़ने पर। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर। यहाँ तक कि जब युद्ध में मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था, फिर युद्ध खत्म होने के बाद उन्हीं मंदिरों की मरम्मत के लिए, रिपेयरमेंट के लिए जो है वो डोनेशन ग्रांट्स जो है वो इशू किया जाता है। एज वी नो फ्रॉम द रेन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब, औरंगजेब और शाहजहां के काल में इस तरह के बहुत से बार ग्रांट्स इशू की गई थी मंदिरों को तोड़ने के बाद। हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द जिजिया वाज रीइम्पोज्ड, लेकिन जो औरंगजेब का शासनकाल था उस समय जिजिया टैक्स जो है फिर से नॉन मुस्लिम प्रजा पर लगा दिया गया था, लेकिन बाकी जो मुगल शासक थे उनके काल में इस सुलह कुल की नीति का पालन इस तरह से किया गया था, जो इन पूरे साम्राज्य की विभिन्न तरह की जनता को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में था। सुलह कुल की नीति जो है या मुगल एम्पायर जो है उन सबको आपस में जोड़ने वाली एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में सामने आया। सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोवरेनिटी एक सामाजिक समझौता किस तरह से था, तो यहाँ पर अबुल फजल डिफाइन sovereignty as a social contract. The emperor protects the four essence of his subjects. ठीक है, अबुल फजल ने सोवरेनिटी को जो है एक सामाजिक समझौता कहा है। उसके अनुसार मुगल शासक जो है सभी लोगों के 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, तो इसके बदले में सभी लोगों को उसके प्रति वफादार होना चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज वो रखते हैं वो उनका शेयर जो है टैक्स के रूप में राजा को देना चाहिए। तो वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जिन्हें मुगल शासक प्रोटेक्ट करते थे? पहली थी लाइफ यानी जान, दूसरी थी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति माल, तीसरा था ऑनर यानी नामूस या सम्मान, ठीक है, ये सब राजा द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है हर व्यक्ति के। चौथा था फेथ यानी दीन, हर व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, उसके धर्म की आस्था जो है उसको भी मुगल शासक प्रोटेक्ट करते थे। तो मुगल शासक ये 4 चीज़ें प्रोटेक्ट करते थे, तो हर व्यक्ति का दायित्व होता था कि वो इसके बदले में एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज, और इसके बदले में ये मुगल शासक जो है प्रत्येक व्यक्ति से स्वामी भक्ति, आज्ञाकारिता और साथ ही साथ उनके पास जो रिसोर्सेज थे उसमें टैक्स के रूप में अपना शेयर मांगते थे। तो राजा इन 4 चीज़ों को प्रोटेक्ट करता था, उसके बदले में लोग राजा के प्रति स्वामी भक्त रहते थे और उन्हें टैक्स पे करते थे, और इस तरह से ये सामाजिक समझौता एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोवरेनिटी जो है इस तरह से एक सामाजिक समझौता बन गया। अब हम बात करते हैं मुगल शासकों के दौरान उनकी राजधानी शहर किस प्रकार के थे, कैपिटल सिटीज़। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल, मुगल शासकों का जो हार्ट था वो उनकी राजधानी थी। वेयर द कोर्ट असेंबल, जहाँ पर उनके दरबार लगते थे। द कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल फ्रिक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, मुगलों की ये राजधानियाँ समय समय पर 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती रही। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, बाबर के समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो लोदियों की उस समय कैपिटल आगरा थी, तो उसने उस पर अधिकार किया। दो ड्यूरिंग द 4 years ऑफ हिज रेन द कोर्ट वाज फ्रिक्वेंटली ऑन द मूव, लेकिन उसके समय में दरबार जो है जैसे जैसे बाबर विजय प्राप्त करता गया तो एक जगह से दूसरी जगह ये दरबार जो है बदलता रहता था, क्योंकि बाबर जो है अलग अलग जगह से प्रशासन चलाता था। ड्यूरिंग द 1560 अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन क्वारेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन्स। ठीक है, अकबर ने 1560 में आगरा के रेड फोर्ट या लाल किले का निर्माण कराया था, लाल पत्थरों से बना हुआ आगरा के किले का निर्माण कराया था। इन द 1570s ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, और 1570 में उसने अपनी एक नई राजधानी फतेहपुर सिकरी को स्थापित करने की घोषणा की।
तो बाबर के समय में आगरा और उसके अलावा अन्य जगहों से प्रशासन चलता था। अकबर के समय आगरा के किले से जो है राजधानी वहाँ बनी। फिर 1570 में उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया। अब हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। वन ऑफ द रीजन प्रॉम्प्टिंग दिस मे हैव बीन दैट सीकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। अब फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये माना जाता है कि ये जो फतेहपुर सीकरी थी आगरा से अजमेर के रोड के बीच में पड़ती थी, वेयर द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है, जहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया था। और हमने पहले ही पढ़ा कि अकबर ने अपने लाइफ टाइम में 14 बार अजमेर की दरगाह को विजिट किया था और इसी वजह से शायद उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में सेलेक्ट किया था। द enormous arched gateways बुलंद दरवाज़ा was meant to remind visitor of the मुगल victory in गुजरात। इस फतेहपुर सीकरी का जो एक बहुत बड़ा भव्य जो दरवाज़ा है जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, वह दरवाज़ा अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल। 1585 में 85 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी ताकि नॉर्थ वेस्ट के उत्तर पश्चिम के भाग को साम्राज्य के अंतर्गत लाया जा सके। तो अकबर के समय में आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर तीनों ही जो है उसकी राज्य की राजधानियाँ विभिन्न समय पर रही। ये है अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर ये जो फर्स्ट दरवाज़ा है जो यहाँ और यहाँ दिख रहा है आपको, ये बुलंद दरवाज़ा है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अकबर ने अपने इस फतेहपुर सीकरी को बहुत ही शानदार जो है बनवाया था और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इस शानदार राजधानी को बताती हैं। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण राजधानी जो मुगलों की मानी जाती है दैट इज़ शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहां द्वारा दिल्ली में बसाई गई थी। शाहजहां परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसीज एंड accumulated enough money to indulge his passion for building। शाहजहां को बिल्डिंग्स बनाने का बहुत शौकीन था और उसने बहुत अधिक पैसा जो है इसके लिए जमा किया और खर्च किया इन बिल्डिंग्स को बनाने पर। इन 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहांबाद। 1648 में सभी दरबार और लोगों को जो है आर्मी और सेना सभी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया क्योंकि दिल्ली में शाहजहां ने अपनी नई कैपिटल बनाई थी शाहजहानाबाद। इट वॉज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। ये पुरानी दिल्ली के ही बाग का एक एक्सटेंशन था विद द रेड फोर्ट, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद एंड ट्री लाइंड एस्पेलेनेड विथ बाजार, चांदनी चौक एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी। जो इस नई शाहजहानाबाद राजधानी में लाल किला और जामा मस्जिद दो महत्वपूर्ण इमारतें थी, साथ ही साथ चांदनी चौक का एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार भी इस नई राजधानी का प्रमुख हिस्सा था। फिर अब हम बात करते हैं मुग़ल कोर्ट्स की। मुग़ल दरबार किस तरह के होते थे, उसमें क्या व्यवस्थाएं रहती थी। तो द एम्परर बिगैन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशन और प्रेयर्स। जो अबुल फजल का अकबरनामा है और आईने अकबरी है जिसके माध्यम से मुग़ल शासकों की जो दैनिक दिनचर्या है उसका पता चलता है और उसमें ये पता चलता है कि राजा जो है अपने दिन जो है सूर्योदय के साथ प्रारंभ करता था, जहाँ पर वो धार्मिक प्रार्थनाएं और नमाज या जो कुछ भी होती थी वो अदा करता था। एंड देन अपीयर्ड ऑन अ स्मॉल बालकनी द जरोखा फेसिंग द ईस्ट। और उसके बाद राजा जो है अपनी ये प्रेयर या नमाज के बाद एक छोटी सी बालकनी लाइक खिड़की जिस तरह से रहता था जिसे जरोखा कहा जाता था, उस जरोखा में जो है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होता था। बिलो अ क्राउड ऑफ पीपल, सोल्जर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, वुमेन विथ सिक चिल्ड्रन वेटेड फॉर ए व्यू दर्शन ऑफ द एम्पर। और इसी जरोखे के नीचे बहुत सारे लोग जो सैनिक होते थे, व्यापारी होते थे, अलग अलग महिलाएं होती थी, बीमार बच्चों के साथ खड़ी होती थी और ये सब लोग राजा के दर्शन के लिए वहाँ पर खड़े होते थे और इस प्रथा को जरोखा दर्शन कहा जाता था। जरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। जरोखा दर्शन की इस प्रथा की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल ऑथोरिटी एज पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। और अकबर ने इस जरोखा दर्शन को इस विश्वास के साथ प्रारंभ किया कि इससे शासक की जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों का जो पूरा विश्वास राजा पर होता है उसको बढ़ाने में इससे सहायता मिलेगी। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर एट द जरोखा, 1 घंटे तक जरोखा में लोगों को दर्शन देने के बाद
द एम्परर वॉक टू द पब्लिक हॉल। इसके बाद राजा जो है पब्लिक हॉल की तरफ विजिट करते थे, पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस जिसे दीवान आम कहा जाता था, टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो अपनी सरकार या शासन के प्रमुख जो है प्राथमिक कर्तव्यों को करने के लिए दीवान आम में जाता था, यानी जरोखा दर्शन से दीवान आम पहुंचता था। स्टेट ऑफिशियल प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड मेड रिक्वेस्ट। यहाँ पर जो भी राज्य के साम्राज्य के अधिकारी होते थे वो अपनी रिपोर्ट्स राजा को प्रस्तुत करते थे। टैक्स रिसीविंग की रिपोर्ट्स होती थी। इसके अलावा पब्लिक की जो भी डिमांड्स होती थी, रिक्वेस्ट होती थी, वो शासक के सामने यहाँ पर दीवान आम में प्रस्तुत की जाती थी। 2 hours later, 2 घंटे दीवान आम में समय बिताने के बाद द एम्परर वॉज इन द दीवान खास। एम्परर या राजा जो है दीवान खास में पहुंचता था, टू होल्ड प्राइवेट ऑडियंस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। जहां पर उसकी प्राइवेट ऑडियंस रहती थी, जहां लिमिटेड पर्सन होते थे और जहां पर कॉन्फिडेंशियल या जो सीक्रेट मैटर्स होते थे उनके ऊपर डिस्कस किया जाता था। गोपनीय विषयों पर वहाँ पर चर्चा की जाती थी। हाई मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट प्लेस देयर पेटिशंस बिफोर हिम एंड टैक्स ऑफिशियल प्रेजेंटेड देयर अकाउंट्स। यहीं पर जो ऊंचे या वरिष्ठ मंत्री होते थे वो अपनी जो भी दरख्वास्त होती थी, पेटिशंस होती थी, वो वहाँ प्रस्तुत करते थे। साथ ही साथ जितने भी राजस्व अधिकारी होते थे वो भी अपने खातों के साथ राजा के समक्ष इसी दीवान खास में मिलते थे। तो दीवान खास जो है गोपनीय विषयों पर चर्चा के लिए बड़े मंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा का केंद्र था, जबकि दीवान आम में सामान्य जनता के साथ राजा जो है वो चर्चा करता था। ये 2 बिल्डिंग हैं, एक है दीवान आम दिल्ली के लाल किले में स्थित है और दूसरी है दीवान खास। दीवान आम जो है रेड स्टोन से बनी हुई ये बिल्डिंग है, जबकि दीवान खास सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई बिल्डिंग है। ये दोनों ही दिल्ली के लाल किले में स्थित है। ठीक है, अब मुग़ल दरबार की बात करते हैं। मुग़ल दरबार में किस तरह से क्या प्रथाएं परंपराएं थी। तो ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन, ईद, शब ए बारात, फुल मून डे ऑफ शब इन 8th month of हिजरा एरा एंड होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ। विशेष अवसरों पर जो मुग़ल दरबार होता था वो पूरी तरह से सजाया जाता था, उत्सव की तरह वहाँ फेस्टिवल मनाए जाते थे। और मेनली 4 ओकेज़न थे जहाँ पर ये उत्सव दरबार में मनाए जाते थे। पहला था राजा के राज्यारोहण का या उसके राजा बनने का जो अवसर होता था उस दिन को। फिर ईद का त्यौहार जो है वो दरबार में मनाया जाता था। शब ए बारात जो है वो मुस्लिम हिजरी कैलेंडर के 8वां महीने शब का जो पूर्णिमा का दिन होता था, फुल मून डे होता था, उसे शब ए बारात के रूप में मनाया जाता था। और होली जो है ये हिंदू त्यौहार था, वो भी दरबार में सेलिब्रेट किया जाता था। द मुगल किंग सेलिब्रेट 3 मेजर फेस्टिवल इन ईयर। मुगल शासक 3 बड़े उत्सवों को जो है दरबार में मनाते थे। जनरली एक था उनका सोलर बर्थडे, जो राजाओं का जन्मदिन होता था सोलार कैलेंडर के अनुसार, वो मनाया जाता था। द लूनार बर्थडे ऑफ द मोनार्क, जो चंद्र वर्ष के अनुसार राजा का जन्मदिन होता था वो भी सेलिब्रेट किया जाता था। और तीसरा था नौरोज़, नौरोज़ का त्यौहार जो कि ईरानियन न्यू ईयर होता है, पर्शियन न्यू ईयर जो होता है, वो नौरोज़ का त्यौहार भी जो है मनाया जाता था फेस्टिवल के साथ। ऑन हिज बर्थडे द मोनार्क वॉज वेट अगेंस्ट वेरियस कमोडिटीज़ विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी। राजा के जन्मदिन के ऊपर राजा जो है तुला दान करता था। तुला दान का मतलब राजा को एक तरफ तुला में बिठाया जाता था वेइंग में, और दूसरी तरफ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है तुला में राजा के वजन के बराबर तोली जाती थी। और वो जितना भी तोलने के बाद गेहूँ, चावल, अनाज, रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो भी होता था वो सब फिर जनता में दान दे दिया जाता था राजा के जन्मदिन के अवसर पर। ये परंपरा थी, तुला दान की प्रथा थी। फिर मुग़ल दरबार में टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, पदवियाँ और जो है जितने भी गिफ्ट्स होते थे वो उसका किस तरह से अरेंजमेंट था। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर विक्ट्री ओवर एन एनिमी। बड़े बड़े जो है पदवियाँ जो है मुगल शासकों द्वारा युद्ध के समय और अपने राज्यारोहण के समय या जब वो शासक बनते थे तब ये धारण की जाती थी। द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स ऑफ टू मैन ऑफ मेरिट वॉज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। इसके अलावा जो विशेष योग्यता वाले लोग होते थे उन्हें विभिन्न प्रकार की पदवियां देना भी मुगल दरबार की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। यानी सामान्य लोगों को भी ये पदवियां दी जाती थी, विशेष योग्यता रखने वालों को। ठीक है, फिर बात करते हैं द इम्पीरियल हाउस होल्ड, शाही हरम या शाही
निवास जिसको कहा जाता है, जहाँ राज परिवार के लोग रहते थे। तो राज परिवार के निवास स्थान के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है हरम। ठीक है, हरम इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू रेफर टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। मुगलों के घरेलू संसार को ही हरम कहा जाता था। इट इज़ ए पर्शियन वर्ड हरम मीनिंग ए सेक्रेड प्लेस। ये पर्शियन भाषा का शब्द है हरम, जिसका मीनिंग होता है पवित्र स्थान। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ। मुगलों का ये जो परिवार होता था उसमें राजा की पत्नियां होती थी, कंकुबाइंस होती थी, उनकी मतलब दासियाँ जो थी वो भी रहती थी। हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव, उनके बहुत ख़ास और दूर के रिश्तेदार भी इसके भाग होते थे, जिसमें माताएं होती थी, उनके सौतेली माताएं होती थी, फोस्टर मदर्स होती थी, सिस्टर्स, डॉटर इन लॉज, आंट, चिल्ड्रन, ये सारे सब जो है मुग़ल हरम का पार्ट होते थे। एंड फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, और इसके साथ ही साथ जो है महिला दासियाँ और जो नौकर होते थे वो भी मुग़ल हरम का ही पार्ट होते थे। पॉलीगेमी वॉज प्रैक्टिस वाइडली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बहुविवाह की प्रथा जो है भारत के इस उपमहाद्वीप में बहुत पहले से चली आ रही थी, स्पेशली अमंग द रूलिंग ग्रुप्स, और जो शासक होते थे उसमें इस तरह की प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी। बोथ फॉर द राजपूत क्लैन एज वेल एज द मुगल, मैरिजेज वॉज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड फॉरेन अलायंस। राजपूत शासकों के साथ ही साथ मुगल शासकों ने भी इन विवाहों का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने और विदेशी संधियों को मजबूत करने में विवाह का उपयोग किया है। यानी विवाहों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे अन्य राजाओं के साथ मैत्री संबंध जो है स्थापित किए हैं। तो मुगलों ने भी इस तरह से किया है और राजपूत शासक भी ऐसा करते थे। द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वॉज ऑफन अकम्पनीड बाय द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन ए मैरिज। और कभी कभी विवाह के दौरान या किसी क्षेत्र को जब किसी दूसरे राजा को दिया जाता था तो उसके साथ साथ अपनी पुत्री को भी उस राजा को समर्पित किया जाता था। मैरिज के रूप में, विवाह के रूप में पुत्री दी जाती थी। दिस इंश्योर्ड ए कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग ग्रुप्स। और इस तरह से पुत्री का विवाह कर देने से जो है दोनों परिवारों के बीच में या दोनों राज परिवारों के बीच में बहुत लंबे समय तक आनुवंशिक रिश्तेदारी जो है वो बन जाती थी। इट वॉज थ्रू द लिंक ऑफ मैरिज एंड द रिलेशनशिप दैट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट दैट द मुगल्स वर एबल टू फॉर्म ए वास्ट किनशिप नेटवर्क दैट लिंक्ड them to important groups and help to hold a vast empire together। और ये शादियों के वैवाहिक संबंध जो थे, लिंक ऑफ मैरिजेस थे, उनके द्वारा ही मुगलों ने इस तरह के संबंध अनेक भारतीय राज परिवारों के साथ, राजाओं के साथ स्थापित किए थे, जिसकी वजह से वो इतने बड़े एक एम्पायर पर इतने लंबे समय तक रूल कर पाए। तो उनके इतने बड़े समय तक रूल कर पाने का एक मुख्य कारण उनके द्वारा भारत के विभिन्न राज परिवारों के साथ जो है वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए गए थे वो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर अब मुगल हरम में और कौन कौन लोग थे? तो इन द मुगल हाउस होल्ड डिस्टिंक्शन वाइव्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, मुगलों की जो पत्नियां होती थी वो मुख्य रूप से दो प्रकार होती थी मुगल शासकों की। जो रॉयल फैमिलीज से होती थी उन्हें बेगम्स कहा जाता था, एंड जो दूसरे जो यानी जो शाही परिवारों से संबंधित नहीं होती थी उन्हें आगाज़ कहा जाता था, जो कि हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ। ठीक है, वो शाही परिवार से संबंधित नहीं होती थी। द बेगम्स रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल एज डावर। ठीक है, जो बेगम्स होती थी, शाही परिवार की रानियाँ होती थी, वो अपने विवाह के समय में अपने पिता से महर के रूप में या दहेज के रूप में बहुत अधिक धन संपदा और पैसा लाती थी। नेचुरली रिसीव्ड ए हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड देन डिड आगाज। और इसी वजह से इन बेगम्स का जो है राज परिवार में ज़्यादा अटेंशन मिलता था, ज़्यादा स्टेटस जो है राजा की तरफ से उन्हें दिया जाता था आगाज की तुलना में। आगा जो है लोअर कैटेगरीज की या मतलब नोबल फैमिली की नहीं होती थी, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस जो है इस हरम में कम रहती थी। बेगम्स की ज़्यादा रहती थी क्योंकि एक तो वो रॉयल फैमिली से होती थी, दूसरा अपने साथ बहुत सारा धन संपदा और केश वो लाती थी महर या दहेज के रूप में। अपार्ट फ्रॉम वाइव्स न्यूमरस मेल एंड फीमेल स्लेव्स पॉपुलेटेड द मुगल हाउस होल्ड। पत्नियों के अलावा इस मुगल हाउस होल्ड में बहुत सारे पुरुष और महिला दास दासियां भी होते थे। आफ्टर नूर जहां मुगल क्वींस एंड प्रिंसेसेस बिगिन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नूर जहां के बाद इन मुगल शासकों की पत्नियां और रानियां जो है बहुत सारे वित्तीय जो
रिसोर्सेस होते थे, संसाधन होते थे, उन पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी नूर जहाँ जो है बहुत डोमिनेंट रानी थी, और उसके बाद से विभिन्न प्रकार के वित्तीय या धन संबंधी संपत्तियों और मामलों पर रानियों का भी एक तरह से प्रभाव स्थापित हो गया। शाहजहां's डॉटर जहां आरा एंड रोशन आरा एंजॉयड एन एनुअल इनकम ऑफन इक्वल टू दैट ऑफ हाई इंपीरियल मनसबदार। ठीक है, शाहजहां की जो बेटियां थी, दो बेटियां हैं, जहां आरा और रोशन आरा, इन दोनों को ही एक वार्षिक आय प्राप्त होती थी, और वो आय जो है एक बहुत बड़े मनसबदार की आय के बराबर होती थी। जहां आरा इन एडिशन रिसीव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, जहां आरा को अपनी इस वार्षिक इनकम के साथ साथ जो सूरत का बंदरगाह था वहां से भी जो टैक्स होता था वो जहां आरा को प्राप्त होता था, विच वॉज अ लुक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसी ट्रेड। और सूरत उस समय समुद्री व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से बहुत अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता था, और ये सारा रेवेन्यू जो है जहां आरा को प्राप्त होता था। जहां आरा पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहां न्यू कैपिटल, जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद के बहुत सारे बिल्डिंग्स के निर्माण में अपना योगदान दिया है। शाहजहानाबाद द बाजार ऑफ चांदनी चौक वॉज डिजाइंड बाय जहां आरा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चांदनी चौक का बाजार है वो जहां आरा द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। तो मुगल हरम में महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। ऐसी एक और महिला थी जिनका प्रभाव था, और वो है गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। An interesting book giving us a glimpse into the domestic world of the Mughal is the हुमायूंनामा। मुगल राज परिवार की घरेलू जानकारियाँ जिस पुस्तक से हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वो हुमायूंनामा बुक से मिलती है। ये बुक जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड हुमायूं सिस्टर। वो बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, और इसी हरम में ही रहती थी। तो हरम के अंदर की सारी जानकारियाँ जो है, किस तरह हरम में संबंध होते, स्टेटस किस तरह से होता था, किस तरह से षड्यंत्र या सब चीज़ें होती थी, वो सब हुमायूंनामा ज़्यादा डिटेल में बताता है। गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन। गुलबदन जो है तुर्की भाषा में और फारसी भाषा दोनों में ही बहुत फ्लुएंटली लिख लेती थी, अच्छी राइटर थी इनकी। शी डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस अमंग द princes and kings and the important mediating role elderly women of the family played in resolving some of the conflicts। गुलबदन बेगम ने अपने हुमायूंनामा में डिटेल में बहुत सारे उन विवादों और टेंशन के कारणों को डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर राजा जो है परेशान होते थे इन विषयों को लेकर, और इन विषयों को सुलझाने में परिवार की जो एल्डरली विमेंस होती थी, यानी उनकी माएँ रहती थी या जो बड़ी रानियाँ रहती थी, उनके रोल को भी इसमें बताया गया है कि किस तरह इन बड़े बड़े इश्यूज़ को सुलझाने में वो राजाओं की मदद करती थी, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में राजाओं की सहायता करती थी। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं मुग़ल प्रशासन की। मुग़ल के प्रशासनिक अधिकारी कौन होते थे, तो किस तरह से उनकी भर्ती होती थी और कैसे उनका रैंक होता था। वन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द मुग़ल स्टेट वॉज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर। सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो इस मुग़ल राज्य का था वो ऑफिसरों की जो थी, मुग़ल ऑफिसर्स थे। इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट ए पॉलिटिकल डोमिनियन। अकबर के समय में शुरुआत में ही जो ईरानी और तुरानी अधिकारियों के जो है बहुत प्रभाव था। मैनी हैड अकम्पनीड हुमायूं, और इसका कारण यह था कि बहुत सारे हुमायूं के साथ भारत में आए थे, और हुमायूं को फिर से 1555 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1555 में हुमायूं ने फिर से जो सूरी वंश को हटाकर दिल्ली को जीता था, तो उस समय इन ईरानी और तुरानी अधिकारियों ने उसकी सहायता की थी, तो उनका प्रभाव शुरू में ज़्यादा था। अदर्स माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट, और कुछ ईरानी और तुरानी अधिकारी बाद में जो है मुगल दरबार में आए थे। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड, द राजपूत एंड द इंडियन मुस्लिम। ठीक है, 1560 के बाद इस मुगल दरबार में दो और महत्वपूर्ण वर्ग जो है शामिल हो गए। उसमें एक थे राजपूत और दूसरे थे भारतीय मुसलमान, जिन्हें शेख जादा कहा जाता था। द फर्स्ट टू ज्वाइन वॉज ए राजपूत चीफ। सबसे पहले इस मुगल दरबार को ज्वाइन करने वाला राजपूत राजा था राजा भारमल ऑफ आमेर। आमेर का राजा भारमल मुगल दरबार को ज्वाइन करने वाला सबसे पहला राजपूत शासक था। टू हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड, और इसी की पुत्री के साथ अकबर का विवाह भी हुआ था। मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वर ऑल्सो प्रोमोटेड। हिंदू जातियों की वो परिवार जो शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे होते थे, उन्हें भी
दरबार में प्रमोशन मिलते थे। ए फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, और इसका एक प्रमुख उदाहरण राजा टोडरमल के रूप में है, जो कि बाद में अकबर के दरबार के वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। फिर इन शाही अधिकारियों की बात करें, ईरानियंस गेंड हाई ऑफिसर्स अंडर जहांगीर। जहांगीर के समय ईरानी अधिकारियों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि हुज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस क्वीन नूर जहां वॉज एन ईरानियन, और ईरानियों का प्रभाव बढ़ने का एक कारण था कि जहांगीर की जो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी थी नूर जहां, वो एक ईरानी महिला थी। इस वजह से दरबार में ईरानी अधिकारियों का महत्व बढ़ गया था। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड वॉज अ मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सही और विस्तृत रिकॉर्ड मेंटेन का काम मुगल दरबार की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। द मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स। मीर बख्शी नाम का जो अधिकारी था वो दरबारी लेखकों का निरीक्षण करता था। ठीक है, कोर्ट राइटर्स को वाक्यानवीस कहा जाता था, और उनका जो मंत्री था जो इन सब को देख रेख करता था उसका नाम था मीर बख्शी, हु रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। और वही सारे उन प्रार्थनाओं और डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड रखता था जो दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। सारे शाही आदेश जो है मीर बख्शी के माध्यम से ही निकाले जाते थे। तो मीर बख्शी एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्टर होता था। न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड इंपोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रीजन अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। और मुगल दरबार की खबरें और मुगलों के अलग अलग भाग की खबरें जो है राजा तक, और राजा के शाही आदेश जो है देश के अलग अलग भागों तक मुगल पोस्टल सिस्टम के द्वारा जो है पहुंचाए जाते थे। राउंड द क्लॉक रिलीज ऑफ फुट रनर्स। ठीक है, 2400 घंटे जो है पैदल जो पोस्टमैन होते थे जिन्हें कासीडोर पार्थमार कहा जाता था, कैरीज पेपर्स रोल्ड अप इन बैम्बू कंटेनर्स। बांस के बने हुए कंटेनर्स में वो पत्र रखे रहते थे, और उसके द्वारा वो साम्राज्य के अलग अलग भागों तक सूचनाओं को और शाही आदेशों को पहुंचाते थे। द एम्परर रिसीव्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल्स विद इन अ फ्यू डेज। और राजा तक बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक की खबरें जो है कुछ ही दिनों में पहुंच जाती थी। यानी इनका पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा था, और ये सारा सब मीर बख्शी के कंट्रोल में आता था। फिर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में द डिवीजन ऑफ फंक्शन एस्टेब्लिश एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस। पूरा एम्पायर जो है वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस को उस समय सूबा कहा जाता था। सूबे का मेन अधिकारी सूबेदार होता था। हर सूबे को या स्टेट को या प्रोविंस को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था, और डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था। फिर जो हर सरकार या डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे परगना में डिवाइड होता था, और परगने का मुख्य अधिकारी जो है वहाँ पर 3 मुख्य अधिकारी होते थे, कानूनगो, चौधरी और काजी होते थे। डिस्ट्रिक्ट का या सरकार का मुख्य अधिकारी जो है वो फौजदार कहलाता था। ठीक है, सूबे के जो मेन अधिकारी होते थे सूबेदार के अलावा वहाँ पर दीवान, बख्शी और सद्र होते थे, जो वित्तीय, सैन्य और न्याय के कार्यों को देखते थे। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर। जो प्रांतीय शासन का सबसे मुख्य अधिकारी जो है सूबेदार होता था, जो डायरेक्टली राजा को सूचनाएं पहुंचाता था। द सरकार्स इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड ऑफन ओवरलैप्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ फौजदार। जो फौजदार के नियंत्रण में आते थे सरकार, हु वर डिप्लॉयड विद कंटिजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी एंड मस्कियर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स। और इनके साथ बहुत भारी जो है सेना रहती थी। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ परगनास। जो स्थानीय प्रशासन है वो परगना के जिसको सब डिस्ट्रिक्ट या तालुका कहा जाता है उसके नियंत्रण में रहता था, जहाँ पर 3 अधिकारी, 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर, एक समान अधिकारी रहते थे, जिसमें कानूनगो जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखने वाला होता था, चौधरी जो है इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होता था, और काजी जो है वहाँ पर न्याय करने वाला अधिकारी होता था। तो ये तीनों परगने के अधिकारी थे। तीनों का रैंक एक ही रहता था लेकिन काम अलग थे। कानूनगो रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखता था, चौधरी जो है रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड रखता था अधिकारी था, और काजी जो है न्याय का व्यवस्था देखता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आगे है, ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड सपोर्ट स्टाफ। सभी तरह के जो प्रशासनिक विभाग थे उनके साथ बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ रहता था, जिसमें क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, ये सब फंक्शनरीज होते थे। वो टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स जो कि तकनीकी रूप से क्वालिफाइड होते थे, फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो कि सभी तरह के रूल्स और प्रोसीजर्स को जानते थे, एंड जनरेटिंग
यस रिटन ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड्स, वो जितने भी लिखित आदेश होते थे उनको कॉपी करके फर्दर आगे अपने प्रजा तक पहुंचाते थे और उनको रिकॉर्ड भी रखते थे। पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल राज्य की या साम्राज्य की जो राज की भाषा थी वो प्रशासनिक भाषा थी वो पर्शियन थी थ्रू आउट, बट लोकल लैंग्वेजेस वर यूज फॉर विलेज अकाउंटेंट्स। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो है गांवों के लेवल पर जो स्थानीय भाषाएं थी उनका भी यूज़ किया जाता था। द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लैंडेड मैग्नेट्स, द जमींदार एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल एम्परर वॉज समटाइम्स मार्क बाय कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी जो लैंडलॉर्ड्स होते थे गाँवों के जमींदार होते थे उनके और मुगल अधिकारियों के बीच में विवाद भी हो जाते थे और अथॉरिटी एंड ए शेयर ऑफ द रिसोर्सेज, अथॉरिटी और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर विवाद होते थे। द जमींदार्स ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग पीजेंट सपोर्ट्स अगेंस्ट द स्टेट, और कभी कभी ये जमींदार जो है जनता का सपोर्ट प्राप्त करके स्टेट के अगेंस्ट जो है विद्रोह भी कर देते थे और इन जमींदारों को सपोर्ट मिल जाता था क्योंकि ये पीजेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। ठीक है, फ्रंटियर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, देश की सीमा के बाहर के राजाओं के साथ किस तरह से मुगलों के संबंध थे। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स। ठीक है, उस समय के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा इन मुगल शासकों के अपने अन्य पड़ोसी शासकों के साथ जो संबंध है उनको वर्णन किया गया है। दीज रिफ्लेक्ट सम टेंशंस एंड पॉलिटिकल राइवलरी, इसमें कभी कभी विवाद और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है उसको भी उन्होंने मेंशन किया है। द सफ़ाविद्स एंड कंधार, और इसमें स्पेशली सफ़ाविद, ईरान के सफ़ाविद शासकों और कंधार पर नियंत्रण को लेकर जो रिलेशंस हैं मुगलों के उसको वर्णन किया है। द ओटोमन्स के साथ जो उनके रिलेशंस थे तुर्की के साथ वो स्पेशली यात्रा और व्यापार के रिश्ते थे, और जेसुइट्स जो है मुगल कोर्ट में बराबर आते रहते थे जो क्रिश्चियन रिलीजियस पीपल थे। फिर क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, फिर यहाँ पर जो है धर्म के बारे में इनके क्या विचार है। अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अकबर जो है वो धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, बचपन से उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया था, तो राजा बनने के बाद उसकी सभी धर्मों के बारे में जानने की इच्छा थी और उसको लेकर उसने फतेहपुर सीकरी में एक जो है स्पेशल प्लेस बनाया जिसे इबादत खाना कहा जाता है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के विद्वान आपस में डिबेट्स करते थे, जहाँ पर मुस्लिम्स, हिंदूज, जैनस, पारसीज और क्रिश्चियन सभी लोग आते थे और इस जगह इबादत खाने में वो धार्मिक चर्चाएं करते थे। अकबर्स रिलीजियस व्यूज मैच्योर्ड एज ही क्वेरिड स्कॉलर्स एट डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्ट्स एंड गैदर्ड नॉलेज अबाउट देयर डॉक्ट्रिन्स। अकबर का जो धार्मिक ज्ञान है वो मैच्योर होता गया जैसे जैसे उसने विभिन्न विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं की, उनकी डिबेट सुनी, उनके विचारों को जाना, उनकी विभिन्न परंपराओं प्रथाओं को जाना, तो अकबर का धर्म के संबंध में जो ज्ञान है वो बढ़ता गया। हिज इंटरेक्शन विद वेरियस रिलीजियस थियोलॉजियंस हैड कन्विंस्ड हिम दैट डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस ऑल रिलीजन्स हैड सेवरल गुड प्रैक्टिसेस। और इन सारे इंटरेक्शन से अकबर यह जान पाया कि भले ही सभी धर्मों में बहुत सारे अंतर विरोध हों, लेकिन सभी धर्मों में कुछ कॉमन गुड प्रैक्टिसेस है जो सभी धर्मों में पाई जाती है, विच ही साउट टू कंबाइन इनटू ए न्यू रिलीजन। और इन्हीं सारी धर्म की अच्छी अच्छी विशेषताओं को लेकर अकबर ने जो है एक नया रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। यानी अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया नया धर्म जो है वो दीन ए इलाही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इबादत खाना वो प्लेस था जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं की जाती थी विभिन्न विद्वानों के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है जहाँ पर रिलीजियस टीचर्स जो है करते थे। और दीन इलाही जो धर्म था, इसका जो प्रमुख विचार है उसमें एक ही भगवान इसमें माना गया था। इसका रास्ता बहुत सरल था और ये लोग सूर्य और आग की पूजा इस दीन इलाही धर्म में होती थी। और यहाँ पर सुलह कुल की नीति जो है अकबर ने अपने प्रशासन की प्रमुख नीति बनाया था। और सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस या एब्सोल्यूट पीस जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगलों के प्रमुख जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और क्रॉनिकल्स कौन कौन से हैं। तो बाबर का जो प्रमुख क्रॉनिकल है वो टर्किश में लिखा गया है जिसे बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें तिमुरिड्स से लेकर बाबर तक की जो है बातें इसमें बताई गई। फिर 1587 में गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा लिखा। फिर 1589 में बाबरनामा था उसको
पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और बाबरनामा नाम दिया गया। तुजुक बाबरी इसका वास्तविक नाम था जिसे बाबरनामा नाम दिया गया। 1589 से 62 में अबुल फजल ने अकबरनामा नाम का ग्रंथ लिखा जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 वॉल्यूम्स में था। फिर 1605 से 22 में जहांगीर ने अपने समय की जो भी घटनाएं थी उनको जहांगीरनामा से लिखा। जहांगीरनामा ऑटोबायोग्राफी है। 1639 से 47 में अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के पहले 20 वर्षों का इतिहास लिखा जो बादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद वारिस जो है उसने शाहजहां के समय का जो बादशाहनामा है उसका तीसरा पार्ट लिखा। आलमगीरनामा है हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब रेन कंपाइल्ड बाय मोहम्मद काजिम। ठीक है, मोहम्मद काजिम द्वारा जो है औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा गया आलमगीरनामा में 1668 में। तो इस तरह से ये जो 6 प्रमुख शासक हैं उनके समय के ये प्रमुख क्रॉनिकल्स हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है और इसका ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सभी परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।